हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स व शिक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1760 की क्रांति, इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि एवं द्वैत शासन के विषय में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं 1760 की क्रांति से। मीर जाफर के समय क्लाइव और कंपनी की बढ़ती हुई मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर जब कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा, तो परिणाम स्वरूप 1760 में कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगा दिया और नवाब को अपने पद से अपदस्थ कर दिया। वह मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाए जाने की इस घटना को वेंसिटॉर्ट ने क्रांति की संज्ञा दी। अब बात करते हैं मीर कासिम और कंपनी के बीच के संबंधों के विषय में। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल से समझौता किया, जिसमें कंपनी को उसने 29 लाख रुपए, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी भी सौंप दी। मीर कासिम ने अपनी संप्रभुता को सुदृढ़ करने एवं अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। कंपनी के प्रभाव से दूर रखने के लिए वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, यानी उसने अपनी नई राजधानी मुंगेर को बनाया। बंदूक कारखाना स्थापित किया, यूरोपीय मॉडल पर सेना का सुदृढ़ीकरण किया और वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए। नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया। कंपनी के गुमाश्तों द्वारा किया गया न्यायिक कार्य, जिससे नवाब की संप्रभुता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया, जिसके आलोक में नवाब द्वारा 1762 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया। नवाब ने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों व सभी के लिए एक अतिरिक्त कर खिजमी जमा लगाया गया, जिससे अंग्रेज़ों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जो कि कंपनी को एकदम अस्वीकार्य था। परिणाम स्वरूप 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को बंगाल का दोबारा से अगला नवाब घोषित किया। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मीर कासिम ने शरण मांगी, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले से ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। तीनों ने संयुक्त होकर मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध किया, जिसमें शुजा-उद-दौला के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना पराजित हो गई। शाह आलम अंग्रेज़ों की शरण में आ गया और नवाब शुजा-उद-दौला ने मई 1765 को आत्मसमर्पण कर दिया। बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया, अंग्रेज़ों की सैन्य दृष्टिकोण से बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी युद्ध में विजय नवाब के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम था, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बिना किसी छल कपट के विजय प्राप्त की, क्योंकि अवध का नवाब सिराजुद्दौला की भांति अनुभवहीन व मूर्ख नहीं था। वह राजनीति में और युद्ध में भी निपुण था, जिसे पराजित कर कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1765 में क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार कलकत्ता आया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में क्लाइव, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब नज़्म-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, यानी अब इन तीनों जगह से राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो कंपनी को प्राप्त हो गया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा कोरा इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। तो ये 3 समझौते इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत किए गए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में क्लाइव, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की मध्य संपन्न हुई। इसके तहत इलाहाबाद व कड़ा को छोड़कर, जो कि मुगल बादशाह को दे दिए गए थे, प्रथम संधि के तहत अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस लौटा दिया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना उसके क्षेत्र में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। शुजा-उद-दौला को बनारस की राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह बनारस और गाजीपुर क्षेत्र में लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। बलवंत सिंह ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो इस तरह इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि के तहत ये समझौते किए गए।
जिसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभ हुआ। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन के विषय में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में द्वैध शासन से पूर्व हम बंगाल के गवर्नर के विषय में चर्चा करेंगे। 1757 प्लासी युद्ध के बाद से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर रहा। इसे बंगाल में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। 1765 की इलाहाबाद की संधियां इसके दूसरे कार्यकाल में संपन्न हुई। सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा इसे उमरा की उपाधि दी गई। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर में की, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा बंगाल का गवर्नर 1760 में हालवेल बना। इसने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। 1760 से 65 के दौरान बेंसीटॉट बंगाल का गवर्नर हुआ। इसके समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1765 से 67 तक क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बना। इसके समय इलाहाबाद की संधियां संपन्न हुई। 1767 से 69 ईस्वी तक वेरेलस्ट बंगाल का गवर्नर रहा। यह द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर रहा। 1769 से 72 ईस्वी तक कर्टियर बंगाल का गवर्नर रहा। इसके समय में बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल के लोगों की काफ़ी जान माल की हानि हुई। 1772 से 1774 तक वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। 12 अगस्त 1765 में संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि को बंगाल के इतिहास में एक युगांतकारी घटना माना जाता है, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिन पर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। नवाब की सत्ता का अंत हो गया और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त थी। दीवान और सूबेदार मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था। इसका कार्य भूमि कर वसूलना और भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर जो था वो निजामत के कार्य करता था, जिनमें सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस व न्याय प्रशासन, शांति तथा सुव्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा आदि शामिल थे, और ये फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे व केंद्रीय मुगल शासन के प्रति उत्तरदायी होते थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत, और 53 लाख की रकम बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी छीन लिए थे। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में रिजा खान को नियुक्त किया, बिहार में शिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया। और नवाब के अधिकारी व कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्य को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्ववर्ती संपन्न करते रहे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। इस प्रकार अधिकार व उत्तरदायित्व दोनों अलग कर दिए गए। ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी, हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथ में था, किंतु निर्वहन करने की शक्ति उसके हाथ में नहीं थी। कंपनी शासन की विषमताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण करती और स्वयं इससे प्राप्त लाभों का उपयोग करती। लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है, यानी एक ही समय पर कंपनी और नवाब दोनों ही प्रशासन का कार्य कर रहे थे। शासन का उत्तरदायित्व तो नवाब के पास था, लेकिन उसके पास प्रशासन को चलाने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि दीवानी अधिकार जो थे वो कंपनी को दे दिए गए थे। कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना क्यों की, इसके क्या कारण रहे? बक्सर युद्ध के बाद यदि कंपनी सीधे सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का साम्राज्यवादी चेहरा जनता के सामने आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने व अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी के अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां इनके अधिकारों को
चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थी। कंपनी के पास उस समय पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो अधिकारीगण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। इंग्लैंड में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक लाभ कमाने की आकांक्षा रखते थे और प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। इसलिए उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसमें वे दीवानी कार्यों का संचालन यानी राजस्व एकत्रित करने का कार्य स्वयं करते रहे और प्रशासन का उत्तरदायित्व जो निजामत के कार्य था, शांति व्यवस्था की स्थापना करना इत्यादि, वो उन्होंने नवाब पर छोड़ दिया। किंतु नवाब पर इनका उत्तरदायित्व था, किंतु इनके निर्वहन करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि निर्वहन करने के लिए आवश्यक होता है धन, जो कि उस समय कंपनी के अधिकार में था। द्वैध शासन से कंपनी को क्या लाभ हुए? द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण भी बना रहा। दूसरा, भारी संघर्ष से बचाव और आर्थिक लाभ। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के क्या परिणाम रहे? लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली अप्रभावी और अव्यावहारिक थी, जिसने बंगाल में अराजक स्थितियों का सृजन किया। उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बंगाल में बन गया। द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास था और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। इससे प्रशासनिक ह्रास हुआ। कंपनी द्वारा निजामत का कार्य उपदीवानों को सौंप देने से निजामत के कार्यों में शिथिलता आई, जिससे प्रदेश में कानून और व्यवस्था का संकट आ गया। कंपनी अपने उत्तरदायित्व नहीं स्वीकारती थी और नवाब इस कार्य में समर्थ नहीं रहा था। फलतः समाज में असामाजिक तत्वों का बोलबाला बढ़ गया और अपराध दर में तीव्र वृद्धि हुई। दूसरा, कृषि का पतन। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोली लगाने वाले व्यक्तियों को ठेके पर दिया जाने लगा। इससे किसानों पर कर भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरतापूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण आरंभ हो गया। कृषि विकास पर ध्यान न देने के परिणाम स्वरूप कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव 1770 की अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। 1770 के समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। तीसरा, आर्थिक पतन। द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जिसका द्वैध शासन के दौरान और ज्यादा दुरुपयोग हुआ। इस एकाधिकार का उपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों और उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे व्यापारियों की स्थिति बदतर हो गई। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। रेशम उद्योग में बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया, लेकिन रेशम बुनने वाले कारीगरों को कंपनी के साथ कम दाम पर कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। इस उत्पीड़न से बचने के लिए जुलाहों ने अपने अंगूठे कटवा लिए। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों व शिल्पकारों के लिए कार्य करना अब लाभप्रद नहीं रह गया था, अतः वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने लगा। इस तरह बंगाली समाज का नैतिक पतन हुआ। समाज में अव्यवस्था व गरीबी फैली। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। अब वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते, कम से कम मूल्य पर, और उसे विदेशों में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचकर मुनाफा कमाते। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूलकर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंध नवाब के
कार्य ही करते थे, किंतु इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, द्वैध शासन व्यवस्था में सत्ताधिकार व धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। अब बिना धन के वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस प्रकार करे, तो इस प्रकार जो है बंगाल में उस समय बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई। बंगाल की सेना व राजकोष कंपनी के अधिकार में था, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया। प्रशासन की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, जिससे शांति व न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। बंगाल में संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में कंपनी। सन 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। इसलिए हेस्टिंग्स ने बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना आरंभ कर दिया था। अब तक उन्होंने बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से एक विजित राज्य के रूप में शासन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें विदेशी शक्तियों से खतरा था और विद्रोह भड़कने की भी काफ़ी आशंका थी और उनके पास इतना संख्या बल भी नहीं था। इसलिए तब तक के लिए उन्होंने उस पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद उन्होंने बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना आरंभ कर दिया और छद्म मुगल संप्रभुता की नकाब को उतार कर फेंक दिया। नवाब को दी जाने वाली रकम अब 32 लाख से घटाकर 16 कर दी गई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कड़ा व इलाहाबाद छीनकर अवध के नवाब को बेच दिया और उसकी पेंशन 26 लाख जो बादशाह शाह आलम द्वितीय को दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगली वीडियो में हम आपको वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत यानी हड़प नीति के बारे में संक्षिप्त में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।